महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया नमन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किए अर्पित पुष्प। सीएम योगी ने 17 जिलों के अधिकारियों को लगाई फटकार। फसलों के नुकसान का मुआवजा देने में लापरवाही बरतने पर अफसरों को लगाई क्लास। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की पहली लिस्ट। सूची में 16 प्रत्याशियों के नाम। यादव परिवार से डिंपल, धर्मेंद्र और अक्षय यादव का नाम। लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर सपा ने बढ़ाई सियासी हलचल। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा समेत अन्य राजनीतिक दल भी प्रत्याशियों के चयन में जुटे। सपा की पहली सूची में कई दिग्गज के नाम। अकबरपुर से राजा रामपाल, सफीकुर रहमान, अनु टंडन व रविदास मल्होत्रा बनाए गए प्रत्याशी। बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप बनाएंगे ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी। सबसे हाईएस्ट बिड लगा कर पाई फिल्म सिटी परियोजना। तीसरे नंबर पर रहे अक्षय कुमार। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। सोनभद्र से खबर, जहां पर युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव। गैर समुदाय के युवक ने शादी के बाद डाला दबाव। युवक पर नाबालिग से शारीरिक शोषण का भी आरोप है। मामले में 2 युवकों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। ओबरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र से खबर, जहां पर युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव। गैर समुदाय के युवक ने शादी के बाद डाला दबाव। युवक पर नाबालिग से शारीरिक शोषण का भी आरोप। मामले में 2 युवकों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ओबरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिनांक 28 जनवरी 2024 को थाना क्षेत्र ओबरा की रहने वाली एक युवती द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक गैर समुदाय के युवक पर सगाई कर लेने और शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया गया था। उस युवती द्वारा यह भी बताया गया कि उसकी नाबालिग भतीजी का उसी युवक के दोस्त द्वारा शारीरिक शोषण भी किया गया है और मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्परता दिखाते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मेरठ से खबर, जहां पर जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। घर पर तमंचे से कनपटी पर मारी गोली। 1 महीने की छुट्टी पर घर आया था जवान जसवीर। लखनऊ के राजपूत रेजिमेंट में तैनात था जवान। थाना मुंडाली के अटोरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। 1 महीने की छुट्टी पर घर आया था जवान जसवीर। लखनऊ के राजपूत रेजिमेंट में तैनात था जवान। थाना मुंडाली के अटोला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर, जहां पर एसटीएफ ने रिवाइज सहित परीक्षार्थी को पकड़ा। अलीगढ़ में आयोजित परीक्षा के दौरान किया अरेस्ट। परीक्षाला के आंतरिक 2022 की दे रहा था परीक्षा। अरुण प्रताप सिंह उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बताया कि परिचालन यांत्रिक 2022 का परीक्षा चल रही थी, जिसमें एक छात्र को एसटीएफ ने जो डिवाइस नकल कराने वाली होती कान में लगा के वो परीक्षा दे रहा था, जिसका एसटीएफ ने जब इसे अरेस्ट किया तो इसके कान से वो चीज डिवाइस मिली है, जो कई लोगों के संपर्क में मोबाइल के द्वारा जो है इसको हर क्वेश्चन का एक जवाब पूछता था और उसको जवाब मिल रहा था। तो एसटीएफ ने जब इसको पकड़ा, उसके बाद इससे पूछताछ हुई तो पता चला कि जो है ये अरुण कुमार सिंह है, जो इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था इस परीक्षा के लिए। और इसमें कई ऐसे चिप लगे हुए थे या स्क्रीन के माध्यम से जैसे पता चल जाता है कि यहाँ कौन क्या क्वेश्चन है, उससे घर से आवाज आती है किसका आंसर है। तो ये पूरा एक जो है जो कागज था उसके तहत एसटीएफ ने पकड़ की और अभी पूछताछ जारी कि इसमें कौन लोग थे, ये डिवाइस इसको कहाँ से प्राप्त हुई है और ये डिवाइस कैसे मिली है, इसकी पूरी अभी छानबीन की जा रही है।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो क्या इसमें और कोई गिरोह शामिल हो सकता है? क्या ऐसी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी आप देखिए कि पिछले कई सालों से आप लगातार देख रही हैं कुछ लोग बालों में डिवाइस लगा रहे थे, कुछ तमाम ऐसे डिवाइस बनाने वाले भी कई ऐसे पकड़े गए हैं। तो ये और भी लोगों का इसमें काकस हो सकता है, कई रैकेट हो सकते हैं कि एग्जाम में जो परीक्षार्थियों के जो है डिवाइस उपलब्ध करवाते हैं और जिससे उनको परीक्षा देने में आसानी रहे। तो एक तरह से ये अपराध ही है, अपराध को बढ़ावा देने का एक काम किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं संगठित अपराध के ही तहत कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एसटीएफ ने डिवाइस सहित परीक्षार्थी को पकड़ा। अलीगढ़ में आयोजित परीक्षा के दौरान किया गया है अरेस्ट। अमेठी से खबर जहां पर कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंची गौरीगंज। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ब्लॉक स्तरीय यात्रा 17 ब्लॉकों से चलकर लोग पहुंचे जिला मुख्यालय। गांव गांव से यात्रा का किया गया था शुभारंभ। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। भारत जोड़ो यात्रा में गौरीगंज शहर में की गई नारेबाजी। जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने यात्रा का किया स्वागत। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है भारत जोड़ो यात्रा। बागपत से खबर जहां पर जंगल में पड़ा मिला राजमिस्त्री का शव। मृतक राजमिस्त्री के शरीर पर मिले चोट के निशान। परिजनों का घर से बुलाकर हत्या किए जाने का आरोप। हेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के सांकरोद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के सांकरोद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत से खबर जंगल में पड़ा मिला राजमिस्त्री का शव। सकरोद गांव में एक घटना घटित हुई। इसमें के व्यक्ति साबू की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। मौके पे मैं, हमारे क्षेत्राधिकारी और स्वाट SHO खेकड़ा आए थे। जानकारी हुई कि ये कल शाम को 6 बजे नमाज पढ़ के निकला था और इसके लगभग 2 परिचित जो अनजाने से थे, इनसे बात कर रहे थे। उनके साथ ही गांव के बाहर निकला था और आज डेड बॉडी बरामद हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई परिचित आदमी था, कोई लेन देन का मामला इसका रहा होगा और बाहर निकाल के इनको चाकू से मार के इनकी हत्या कर दिए हैं। डेड बॉडी हम लोग बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम SHO क्षेत्राधिकारी खेकड़ा इसमें लगे हुए हैं। नाम है जी? इंद्रजीत सिंह प्रधान। प्रधान जी, क्या मामला है पूरा? भाई ये साबू बड़ा अच्छा मिस्त्री था और ले जाके किसी ने 2-4 आदमियों ने इधर इसका कत्ल कर दिया राम सिंह के अच्छा, पीछे। कब? ये कल की घटना है। शाम के टाइम ये नमाज पढ़ के गया जी और नमाज के बाद में इसे 2-4 आदमी बुला के ले गए उधर जी। और इसके जाकर गन्ने के खेत में इसका गला घोट दिया, चक्कू मारा, कत्ल कर दिया, मार दिया। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र होगी कम से कम 50 के करीब। तो और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीलीभीत से खबर जहां पर बीजेपी ने किया लोकसभा चुनाव का आगाज। शहर के बीचों बीच खोला लोकसभा चुनाव कार्यालय। पूजा यज्ञ कर किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। बीजेपी ने किया लोकसभा चुनाव का आगाज। पीलीभीत से खबर, शहर के बीचों बीच खोला लोकसभा चुनाव कार्यालय। पूजा यज्ञ कर किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। जिलाध्यक्ष ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कर किया उद्घाटन।
रामनगरी अयोध्या में रामनगरी के दर्शन के लिए लगातार लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। रामनगरी अयोध्या में टोटल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दर्शन पूजन किए हैं और बताया कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं के बताए हुए कर्तव्यों पर चलते हैं। रामनगरी अयोध्या में संदेश देते हैं। रामनगरी अयोध्या से इसी तरह हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा इसी तरह कायम रहे। इटावा से खबर है, जहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त यातायात प्रभारी पर फर्जी समन शुल्क से लाखों के गबन को उजागर करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर टीवी चैनल के पत्रकार प्रमोद दीक्षित ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि पत्रकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त लाखों के गबन में टीएसआई राजकुमार शर्मा पर मुकदमा लिखकर जेल भेजने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। वहीं कार्यवाही के नाम पर प्रशासन का दोहरा चरित्र देखकर पत्रकार ने खुद की इच्छा मृत्यु की मांग की है। साथ ही टीएसआई राजकुमार शर्मा पर कार्रवाई न होने की स्थिति में पत्रकार प्रमोद दीक्षित ने 25 फरवरी से भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी है, क्यों इच्छा मृत्यु की मांग की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से जो हम लोग करीब 20 साल से मैं इटावा जनपद का मैं रिपोर्टर हूं और जिसके तहत मैं काम कर रहा हूं, सच्चाई दिखाना हमारा काम होता है, क्योंकि हम लोग एक आईना होते हैं। जिस तरीके से उनके पुलिस के कर्मचारी हो या प्रशासनिक कर्मचारी हो, वो उल्टा सीधा जो भी काम करते हैं हम लोग खबर के माध्यम से उसको अधिकारी तक पहुंचाते हैं, वो अधिकारियों को लगता है बेकार। तो इसी कारण से इटावा टू आगरा प्राइवेट बसों की आवागमन चालू था, जिसको मैंने आज से 2 साल पहले खबर चलवाई थी, जिसके कारण से इटावा के प्रशासन ने इस पर जोर दे करके इसको बंद करा दिया। उसमें यातायात प्रभारी को बहुत बेकार लगा, क्योंकि उनका रुपया एसपी सिटी तक को उनके द्वारा उन तक पहुंचता था। इन दोनों ने मिली षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर फर्जी 1,000 रुपए लूट का मुकदमा लगा दिया, जबकि प्रभारी यातायात राजकुमार शर्मा लाखों रुपए का गमन किया है। फर्जी संबंध शुल्क छपा करके लोगों से रुपए वसूल करना, जिसका रुपया वसूल करके सरकारी खाते में जमा भी नहीं किया गया। इसके साथ मेरे द्वारा उन तक पहुंचाए गए, उसके बावजूद भी दोषी पाए गए। पर दोषी पाए जाने के बावजूद भी इटावा के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बचाते हैं ऐसे भ्रष्ट दरोगाओं को या अपने पुलिस कर्मियों को? जबकि पत्रकार की कोई उल्टी झूठी भी खबर कोई आ जाती है तो तत्काल मुकदमा लिखने से पहले उसकी अरेस्टिंग कर ली जाती है। तो पत्रकार अगर सच्चाई दिखा रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, जहां वो पत्रकारों की हित की बात करते हैं, पर उनका ही प्रशासन उनको जेल पहुंचाने की उसमें खराक में रहता है। आगे हम पत्रकार बंधु कब तक ऐसे जेल में करते रहेंगे? इससे अच्छा तो ऐसे है कि हमें राष्ट्रपति महोदय इच्छा मृत्यु दे दें, जिससे मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इनको सच्चाई भी हम इन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जी बिल्कुल। प्रमोद दीक्षित जी, अगर हम बात करें तो क्या इस पर किसी तरीके की कोई प्रशासनिक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है आपको? अभी तक के उसमें टाइम में मेरे पास अभी तक किसी का कॉल नहीं आया, ना ही किसी अधिकारी ने कहा है। हाँ, जिलाधिकारी महोदय को जो मैंने ज्ञापन दिया था, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं आपका ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, आज से सन 2022 के एंड में मुझे 1,000 रुपए की लूट में जेल भेजा गया था। 16 दिन की जेल मैं काट के आया हूं, जबकि पुलिस की अगर तारीफ की बात की जाए, 1,000 रुपए की लूट में जेल भेज रही है पुलिस मुझे, और 42,000 रुपए जामत 83 में थाने में जमा कर रही है, और जेल से छूटने आने के बाद 42,000 रुपए मुझे वापस भी कर रही है। बताइए, ये है लूट। 1,000 रुपए की लूट दिखा के जेल भेज रहे हो, 42,000 रुपए में जमा करके मुझे वापस कर रहे हो। अरे खोलने, और
हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी विवेचक नहीं होगा जिसने अपने किसी भी मामले में के 1-2 महीने वो लगाई हो चार्जशीट, पर मेरे मामले में मेरे जो विवेचक थे यहाँ के मात्र 6 दिन में चार्जशीट लगा के कोर्ट में पेश की गई थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रबोध तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, और मुझे लगता है कि पत्रकार एक आईना है, जैसा कि आपने कहा भी, और हमारा काम सिर्फ सच को दिखाना है। तो यहाँ पर पत्रकार ने राष्ट्रपति से क्षमावृत्ति की मांग की है। पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक सभागार में विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपजिलाधिकारी राजेश कुमार शुक्ला ने की। बैठक में उपजिलाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हर बीडीसी को अपना कार्य का प्रस्ताव दे, जिससे आगे काम कराया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। बैठक में मौजूद खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं का प्रस्ताव दें, जिसमें कि क्षेत्र में समय से विकास कार्य हो सके। यूपी के गोरखपुर में गैंगरेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 माह के अंदर फैसला सुनाकर नजीर पेश की है। गैंगरेप के तीनों आरोपियों को 30-30 साल का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड भुगतना होगा। महाराजगंज की रहने वाली युवती, जिसकी शादी नेपाल में हुई थी, वो 16 माह पहले गोरखपुर आई थी। यहाँ पर वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आउटर पर ट्रैक के पास 7-8 दिन से रह रही थी, जहाँ एक अज्ञात युवक से उसकी दोस्ती हो गई। इस दौरान तीनों आरोपियों ने उसे धर्मशाला ओवरब्रिज के पास से जाकर उसके साथ गैंगरेप कर फरार हो गए। 29 जनवरी 2024 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को 30-30 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। जीआरपी गोरखपुर द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें सामूहिक बलात्कार की घटना रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर घटित हुई थी, जो बेहद चुनौतीपूर्ण थी। उसमें 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करके 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था, और हमारे जीआरपी के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन अधिकारी के संयुक्त पैरवी के कारण कल 29/1/2024 को इसमें अंकित पासवान, संतोष चौहान, राजा अंसारी प्रत्येक को 30-30 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपया जुर्माना से न्यायालय ने दंडित किया है। और इसमें हम अपने जो भी लोग पैरवी में लगे हुए थे उनके कार्य को बहुत प्रशंसा करते हैं। सर, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा होगा। निश्चित रूप से ये कार्य अच्छा रहा, और मैं अपनी टीम को आगे भी प्रोत्साहित करूंगा कि अन्य मामलों में भी जहां इस तरह की बातें हों, घटनाएं हों, उसका चुनौतीपूर्ण जो घटनाएं हैं उनका सामना करें और इस तरह सजा कराएं, जिससे नियंत्रित किया जा सके अपराध को। 1 फरवरी 2024 को देश का बजट पेश होगा। उससे पहले ही कानपुर नगर निगम 31 जनवरी को 2024 साल का पहला सदन होने जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय सदन परिसर में होने वाले सदन की तैयारी पूरी कर ली गई है। साफ सफाई के साथ कर्मचारियों ने सजावट के साथ सदन को तैयार कर लिया है। बुधवार को महापौर प्रमला पांडे की अध्यक्षता में सदन संपन्न होगा। इस बार सदन में एजेंडों पर चर्चा होगी। पार्षद अपनी क्षेत्रीय समस्याओं से महापौर, नगर आयुक्त सहित अधिकारियों से रूबरू कराएंगे। माननीय महापौर जी द्वारा कल 11:30 बजे सदन के लिए कहा गया है। सदन की जो तैयारियां हैं, जो होती हैं, सब पूर्ण कर ली गई हैं, और आगे माननीय महापौर जी के निर्देशानुसार ही सदन की कार्रवाई होनी है। खबर अयोध्या से। आज रामनगरी में प्रभु राम के दर्शन करने आ रहे राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कई ऐसे राम भक्त भी दिखाई दे रहे हैं जो श्रवण कुमार बनकर अपने माता पिता को प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या ला रहे हैं। भगवान राम के समय में ऐसे ही श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थाटन कराया था।
कानपुर में मानसिक रोगों के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्ष 2021 में एमडी कोर्स प्रारंभ किए जाने हेतु 20 बेड युक्त मानसिक रोग जनरल वार्ड एवं 10 बेड युक्त नशा मुक्ति बोर्ड का प्रस्ताव जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने शासन को भेजा था। इसके बाद 23 जनवरी 2024 को शासन द्वारा उनके इस प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए 2117 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिसकी प्रथम किश्त 529 लाख रुपए जारी की गई है। पूरी जानकारी देते हुए जीएसपीएम के मनोवैज्ञानिक विभाग के हेड और प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर कानपुर है, जहां पर आसपास के लगभग 18 जिलों के मरीज इलाज कराने आते हैं। इसके बाद भी मानसिक रोगियों के लिए कानपुर में सीमित संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर संजय काला के प्रयासों से 31.7 करोड़ रुपए की लागत से मानसिक रोग विभाग का विस्तारीकरण और नशा मुक्ति वार्ड का निर्माण हो रहा है। कानपुर में मानसिक रोग विभाग जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज में है। तो अभी 10 बेड और एक ओपीडी ब्लॉक से ही चलता था। अभी सरकार ने हमारे प्रिंसिपल साहब के अथक प्रयासों से और उनके मार्गदर्शन से 21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए मानसिक रोग विभाग के विस्तारीकरण एवं 10 बेड का जो है नशा मुक्ति वार्ड बनाने के लिए। तो इसकी पहली किस्त जो है 529 लाख रुपए वो भी रिलीज कर दी है और इन चरणों में और भी 21 करोड़ रुपए दिए जाए। तो इसमें जो है G+3 की बिल्डिंग होगी, ग्राउंड प्लस 3 मंजिला बिल्डिंग होगी, उसके साथ साथ बेसमेंट का भी प्रावधान, जिसमें कि ये होगा कंसल्टेंट चैम्बर होंगे, 10 बेड का मेल वार्ड, 10 बेड का फीमेल वार्ड, 10 बेड का नशा मुक्ति वार्ड बनाया जाएगा। खबर अमरोहा से, जहां पर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में अमरोहा नगर पालिका और अमरोहा नगर पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर वैध तरीके से चल रहे रेस्टोरेंट पर छापेमारी की है। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर विजेश कुमार ने जानकारी दी है कि पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर अमरोहा नगर के अंदर छापेमारी की, जिसके अंदर अमरोहा नगर के कई रेस्टोरेंट के अंदर पर्दा डाले हुए पाए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नगर में बहुत सारे रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे जो कप्तान साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, उन्होंने एक आदेश दिया था कि जो अमरोहा की पुलिस है वो और अमरोहा की जो नगर पालिका है, जो टीम है, ये संयुक्त टीम करके इस प्रकार के रेस्टोरेंट जिसमें पर्दे डाल के लोग विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट चलाते हैं, वह कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की गतिविधियाँ भी प्रकाश में आती हैं जो सही नहीं है। तो उसी को दृष्टि कर देते हुए आज एक संयुक्त जो है छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक और यहाँ के सब इंस्पेक्टर दोनों लोग साथ में थे। आज ये प्राथमिक तौर पे हम लोग द्वारा सर्वे किया गया है और ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अगर आपके द्वारा पर्दे डाल के अगर रेस्टोरेंट में चलाया जाएगा या इस तरीके से कोई भी गलत प्रवृत्तियाँ पाएगी तो एक तो आपका रेस्टोरेंट सील किया जाएगा। सील करने के साथ साथ उसमें FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो नगर पालिका द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी। अलीगढ़ में मजदूर एकता संघ के लिए ने ई रिक्शा चालकों की मांग को लेकर अपना समर्थन दिया है, जिसको लेकर मेयर कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मजदूर संघ के द्वारा अलीगढ़ मेयर को बड़ी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, लंबे समय से ई रिक्शा चालकों के द्वारा नगर निगम के द्वारा पूरी नहीं की जा रही, जिसके चलते पहले भी ई रिक्शा चालकों के द्वारा चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया गया था। मांग पूरी करने का नगर निगम के द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन मांग को पूरा नहीं किया गया। ये कारण है मजदूर एकता संघ ने ई रिक्शा चालकों की मांगे पूरे करने को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। किस तरह से बैठे हुए, क्या बात है? माइनस प्रताप सिंह पार्क पर हम अचानक नहीं आ गए, बल्कि उससे पहले 10 जनवरी को हमारा रिक्शा चालकों के जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ज्ञापन दिया था बाकायदा हमने। यहाँ मेयर कार्यालय में भी अपना दिया था और समस्याओं को बताया था कि ई रिक्शा चालकों पर जो डबल टैक्स नगर निगम ने और उसने थोप रखा है RTO ने, उसका हम विरोध कर रहे थे। उसके संबंध में हमारी बातें हुई थी उपनगर आयुक्त से और मेयर से भी बातें हुई हैं, लेकिन उन्होंने
गंभीरता से इस समस्या को हमारी को नहीं लिया है। इसलिए अगली कार्रवाई के रूप में आज हम यहाँ फिर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि मेयर साहब हमारे ही वोटों से आप मेयर चुने गए हैं, ऊपर से नहीं चुने गए। और हम रिक्शा चालकों की इस अलीगढ़ में एक अच्छी खासी संख्या है जो सत्ता बना भी सकती है आपकी और बिगाड़ भी सकती है। ऐसा है, अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा हमारे ई रिक्शा चालकों के ऊपर दोहरे लाइसेंस शुल्क की मार पड़ रही है, एक तो आरटीओ के द्वारा, एक नगर निगम के द्वारा। और उसमें भी ये जो पेनल्टी लगा करके 1400-1700 रुपये इसे वसूला जा रहा है। बेचारे गरीब मजदूर हैं जो कि उनका अपना जीवन यापन करना भारी पड़ता है। उसी क्रम में हमने नगर निगम पर 10 जनवरी को जो प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमसे वार्ताएं हुई और उन वार्ताओं पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नगर निगम ने नहीं की है। तो आज का दिन हमने 16 तारीख की वार्ता के बाद 17 तारीख को फैसला लिया था हमारी कमेटी ने कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत के अवसर पर सत्याग्रह करते हुए अपना रोष प्रकट करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।